नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में गहराई से उतरने वाले हैं, प्लांट किंगडम। हाँ, एनसीईआरटी का चैप्टर 3। बिल्कुल। और हमारा फोकस रहेगा नीट के पर्सपेक्टिव से। आज का मिशन सीधा सा है, प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण की जो उलझने हैं उन्हें सुलझाना। लेकिन ये सफर लंबा है, तो आज हम इसके पहले पड़ाव में एल्गे, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स को समझेंगे। सही। और शुरू करने से पहले ये जानना जरूरी है कि समय के साथ प्लांट किंगडम की समझ बदली कैसे है। अच्छा, जैसे पहले फंजाई को या मोनेरा और प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर्स को भी प्लांट्स में ही रखते थे, अब नहीं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट नीच लेवल कॉन्सेप्ट, क्या? साइनोबैक्टीरिया, जिनको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, वो अब एल्गी नहीं है। ओह, वो मोनेरा किंगडम में? एग्जैक्टली। तो ये कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। ठीक है, तो रोड मैप क्लियर है। शुरुआत करते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के विकास से। सबसे पहला सिस्टम था आर्टिफिशियल सिस्टम, राइट? लिनियस वाला। सही। इससे आर्टिफिशियल यानी बनावटी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिर्फ ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर बेस था। थोड़ा आसान भाषा में? सिर्फ ऊपर ऊपर से दिखने वाली चीजों पर, जैसे पौधे की आदत, उसका रंग, पत्तियों की संख्या, बस। इसको एक आसान एग्जाम्पल से समझें। हाँ, बिल्कुल। मान लीजिए आपके पास बहुत सारी कार्स हैं, ठीक है? और आपने बस रंग के हिसाब से उन्हें ग्रुप कर दिया। सारी लाल गाड़ियां एक तरफ, सारी नीली एक तरफ। सही। ये हुआ आर्टिफिशियल सिस्टम, जिसमें एक लाल स्पोर्ट्स कार और एक लाल ट्रक जो बिल्कुल अलग हैं, एक ही ग्रुप में आ सकते हैं। एग्जैक्टली। तो इसकी सबसे बड़ी कमी यही थी। बिल्कुल। इसने क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को अलग अलग कर दिया। और एक और बड़ी गलती थी इसमें। वो क्या? इसने वेजिटेटिव कैरेक्टर्स यानी पत्ती, हैबिट और सेक्सुअल कैरेक्टर्स जैसे एंड्रेशियम स्ट्रक्चर, इनको बराबर इंपॉर्टेंस दी। वेट, ये गलत क्यों है? दोनों ही तो प्लांट के हिस्से हैं। सही सवाल। इसलिए क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पर अक्सर एनवायरनमेंट का असर पड़ता है। अच्छा। हाँ, जबकि सेक्सुअल कैरेक्टर्स ज्यादा स्टेबल या कंजर्व्ड माने जाते हैं। ये नीट का एक क्लासिक असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इस कमी को दूर करने के लिए आया नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। इससे बेंथम और होकर का नाम जुड़ा है। ये बेहतर कैसे था? अब आपने कार्स को उनके इंजन टाइप, उनके फीचर्स के आधार पर ग्रुप किया। ये नेचुरल सिस्टम जैसा है। मतलब सिर्फ बाहरी लुक नहीं? सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स नहीं, बल्कि ऑर्गेनिजम्स के बीच नेचुरल अफिनिटीज यानी उनके कुदरती रिश्तों पर बेस्ड था। इसमें इंटरनल फीचर्स जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, इन सबको भी देखा गया। और अब जो सबसे मॉडर्न है वो है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसका बेस क्या है? इसका बेस है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, विकासवादी संबंध। मतलब ये सिस्टम मानता है कि एक ही टैक्सा के सारे ऑर्गेनिजम्स का एक कॉमन एंसेस्टर होता है, एक ही पूर्वज। लेकिन अगर फॉसिल एविडेंस ना हो तो ये इवोल्यूशनरी रिश्ते कैसे पता लगाते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। जब फॉसिल एविडेंस नहीं होता तो हम दूसरे सोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं। आजकल 3 मॉडर्न तरीके हैं। ओके। पहला है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। इसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। सभी कैरेक्टर्स को नंबर या कोड देकर उन्हें बराबर इंपॉर्टेंस दी जाती है। मतलब कोई बायस नहीं, सब डेटा पर बेस्ड। एग्जैक्टली। दूसरा है साइटोटैक्सोनॉमी। ये जैसा नाम से पता चल रहा है, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पर बेस्ड है, जैसे क्रोमोसोम नंबर, उनका स्ट्रक्चर, उनका बिहेवियर। और तीसरा है कीमोटैक्सोनॉमी, जो प्लांट के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का इस्तेमाल करता है क्लासिफिकेशन के लिए। ये तीनों मतलब नीट में मैचिंग टाइप क्वेश्चंस में आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे पहले ग्रुप की तरफ, एल्गी, पानी के पौधे। इनका सरल परिचय क्या होगा? एल्गे यानी काई, ये सिंपल पौधे हैं जिनके पास क्लोरोफिल है। तो अपना खाना खुद बनाते हैं? ऑटोट्रोफिक। सही। और ज्यादातर पानी में रहते हैं। और इनकी बॉडी में रियल रूट, स्टेम या लीफ जैसा कुछ नहीं होता, इसीलिए इनकी बॉडी को थैलॉइड कहते हैं, है ना? बिल्कुल सही। इनका हैबिटेट भी बहुत डाइवर्स है। पानी के अलावा ये नम पत्थरों, मिट्टी और लकड़ी पर भी मिलते हैं। कुछ तो जैसे स्लॉथ बेयर के बालों पर भी। वाओ। और इनके साइज में तो जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड क्लैमिडोमोनास है, तो दूसरी तरफ कॉलोनियल फॉर्म वॉल्वॉक्स, जो एक बॉल जैसी कॉलोनी बनाता है। हाँ, और उलोथ्रिक्स ओस्पाइरोजाइरा जैसे धागेनुमा यानी फिलामेंटस फॉर्म्स भी हैं। और कुछ समुद्री फॉर्म्स जैसे केल्प्स
तो मैसिव प्लांट बॉडीज बनाते हैं, 100 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। इनक्रेडिबल। तो इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तीनों मेथड से। वेजिटेटिव होता है फ्रैगमेंटेशन से, यानी हर टूटा हुआ टुकड़ा एक नया प्लांट बनाता है। सिंपल। और एसेक्सुअल? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग अलग तरह के स्पोर्स से होता है। सबसे कॉमन है जू स्पोर्स। जू स्पोर्स मतलब ये मोटाइल होते हैं, तैर सकते हैं। बिल्कुल। इनमें फ्लैजेला होता है। और तीसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर नीट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। सही? सही। यहाँ 3 टाइप्स हैं। पहला आइसोगैमस। आइसोगैमस मतलब सेम गैमीट्स। एग्जैक्टली, जिसमें फ्यूज होने वाले दोनों गैमेट्स साइज में एक जैसे होते हैं। पर इसमें भी 2 वेरिएशंस है और ये नीट के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा। उलोथ्रिक्स में गैमीट्स मोटाइल होते हैं, फ्लैजिलेटेड, लेकिन स्पाइरोजीरा में वो नॉन मोटाइल होते हैं। ओह वाह। तो आइसोगैमस बोलने से काम नहीं चलेगा, एग्जाम्पल भी याद रखना पड़ेगा। बिल्कुल। दूसरा टाइप है एनिसोगैमस। यहाँ गैमीट्स साइज में अलग अलग होते हैं, जैसे यूडुरिना में। और तीसरा और सबसे एडवांस्ड टाइप है ऊगैमस। इसमें एक बड़ा नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट होता है और एक छोटा मोटाइल मेल गैमीट। इसके एग्जाम्पल्स हैं वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। तो अगर हम एल्गे को आम भाषा में काई बोलकर इग्नोर करते हैं, तो हम मतलब प्लैनेट के सबसे बड़े ऑक्सीजन फैक्ट्री को, समुद्री फूड चेन के फाउंडेशन को और यहाँ तक कि हमारी आइसक्रीम के सीक्रेट इंग्रेडिएंट को भी इग्नोर कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही कहा। इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। पहला, पूरी धरती पर जो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है, उसका कम से कम आधा हिस्सा एल्गे करते हैं फोटोसिंथेसिस से। 50%, दैट्स ह्यूज। हाँ, और इससे वो अपने आसपास के पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ाते हैं। और वो फूड चेन वाली बात? ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, यानी सारी एक्वेटिक फूड चेन्स का बेस यही है। इसके अलावा पोरफाइरा, लैमिनारिया, सरगैसम जैसी स्पीशीज को फूड की तरह यूज किया जाता है। अच्छा। फिर आते हैं हाइड्रोकोलॉइड्स। ये वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस हैं, जैसे एल्जिन ब्राउन एल्गी से और कैरोजीन रेड एल्गी से मिलता है। ये कमर्शियली यूज होते हैं। और आइसक्रीम का सीक्रेट इंग्रेडिएंट? वो है अगर। ये जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया नाम की रेड एल्गी से मिलता है। इसे लैब्स में माइक्रोब्स ग्रो करने के लिए और आइसक्रीम्स और जेलीज बनाने में यूज किया जाता है। और मैंने सुना है स्पेस ट्रैवलर्स भी इसे यूज करते हैं। हाँ, क्लोरेला, ये एक यूनिसेल्युलर एल्गी है, प्रोटीन से भरपूर। इसे फूड सप्लीमेंट की तरह यूज करते हैं। तो हमने देखा कि एल्गी कितने डाइवर्स हैं। इतनी डाइवर्सिटी को समझने के लिए इन्हें ग्रुप्स में बांटा गया होगा, राइट? शायद रंग के आधार पर? बिल्कुल सही। प्राइमरीली उनके पिगमेंट्स के बेस पर एल्गी को 3 मेन क्लासेस में बांटा गया है, क्लोरोफाइसी, फेओफाइसी और रोडोफाइसी। ओके, तो शुरू करते हैं पहले से। क्लोरोफाइसी यानी ग्रीन एल्गी। सही। इनका ग्रास ग्रीन कलर क्लोरोफिल ए और बी के डोमिनेंस की वजह से है। और इनका स्टोर्ड फूड? स्टार्च, जो पायरेनॉइड्स नाम के स्टोरेज बॉडीज में बनता है। नीट अलर्ट, पायरेनॉइड्स में प्रोटीन भी होता है, स्टार्च के अलावा। ठीक है। अब दूसरा ग्रुप फियोफाइसी यानी ब्राउन एल्गी। ये ज्यादातर मरीन हैबिटेट्स में मिलते हैं। इनका रंग ऑलिव ग्रीन से लेकर ब्राउन तक वेरी करता है। और ये रंग? ये रंग इनमें मौजूद ज़ैंथोफिल पिगमेंट फ्यूकोज़ैंथिन की अमाउंट पर डिपेंड करता है। फ्यूकोज़ैंथिन, समझ गया। और इनका स्टोर्ड फूड भी अलग है? हाँ, बिल्कुल। इनका स्टोर्ड फूड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में होता है, लैमिनारिन या मैनेटॉल। और इनकी बॉडी थोड़ी एडवांस्ड होती है ना? वो होल्ड फास्ट, स्टाइप, फ्रॉन्ड वाला पार्ट? सही। होल्ड फास्ट जुड़ने के लिए स्टाइप स्टॉक की तरह और फ्रॉन्ड पत्ती जैसा फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। एग्जाम्पल्स हैं एक्टोकार्पस, लेमिनारिया, फ्यूकस। और आखिर में रोडोफाइसिए, रेड एल्गी। इनका रंग लाल क्यों होता है? इनका लाल रंग एक रेड पिगमेंट आर फाइकोएरिथ्रिन के प्रिडोमिनेंस की वजह से होता है। आर फाइकोएरिथ्रिन, ओके। और ये समुद्र में काफी गहराई तक मिलते हैं। हाँ, क्योंकि ये पिगमेंट ब्लू लाइट को अब्जॉर्ब करने में बहुत एफिशिएंट होता है और समुद्र में सबसे गहराई तक ब्लू लाइट ही पहुंच पाती है। कमाल है। और इनका सबसे बड़ा मतलब डिस्टिंग्विशिंग फीचर क्या है? इनका सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है फ्लैजुला का पूरी तरह से एब्सेंट होना। इनकी लाइफ साइकिल में कोई भी मोटाइल स्टेज नहीं होती, न स्पोर्स न गैमेट्स। ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है। ये नीट का एक आम सवाल होगा। बिल्कुल। Which class of algae completely lacks motile stages? जवाब है रूडोफाइसिए।
इनका स्टोर्ड फूड भी यूनिक है, फ्लोरिडन स्टार्च। तो एल्गी से आगे बढ़ने पर एवोल्यूशन ने अगला कदम क्या उठाया? जमीन पर आने की पहली कोशिश किसने की? वो थे ब्रायोफाइट्स। इनमें मॉसेस और लिवरवर्ट्स आते हैं। इन्हें एम्फिबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहते हैं। एम्फिबियंस, जैसे फ्रॉग। मतलब ये जमीन पर रहना सीख गए हैं, हाँ, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए इनको अभी भी पानी चाहिए। सही। बिल्कुल सही। इनके मेल गैमेट्स एंथ्रोजॉइड्स पानी में तैरकर ही फीमेल ऑर्गन आर्किगोनिया तक जाते हैं। और इनकी प्लांट बॉडी एल्गे से ज़्यादा एडवांस्ड है। हाँ, ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड है। बॉडी थैलस लाइक है और ये जमीन से यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर राइजोइड से जुड़ते हैं। लेकिन इनमें भी ट्रू रूट, स्टेम या लीव्स नहीं होते हैं ना? सही। सिर्फ रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये नीट के लिए ज़रूरी पॉइंट है। अब आते हैं इनकी लाइफ साइकिल पर, जिसमें एल्गे से एक बड़ा शिफ्ट है। हाँ, इनका मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड एन होता है और इसे गेमीटोफाइट कहते हैं। अच्छा, क्योंकि ये गैमीट्स प्रोड्यूस करता है। इसके सेक्स ऑर्गन्स मल्टीसेलुलर होते हैं। मेल ऑर्गन एंथेरिडियम और फीमेल ऑर्गन आर्किगोनियम। ओके। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट 2n बनता है, पर वो तुरंत मियोसिस नहीं करता। तो जाइगोट का क्या होता है? यहाँ एक ट्विस्ट है। जाइगोट से एक मल्टीसेलुलर बॉडी बनती है जिसे स्पोरोफाइट 2n कहते हैं। और ये फ्री लिविंग नहीं है। एक मिनट, फ्री लिविंग नहीं है तो फिर ये अपने पेरेंट यानी फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से जुड़ के उससे नरिशमेंट लेता है। ओह, सो इट्स डिपेंडेंट। ये एक की फीचर है, राइट? बिल्कुल। ये डिपेंडेंसी इसका एक की फीचर है। फिर इस स्पोरोफाइट में मियोसिस से हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं जो जर्मिनेट होकर वापस गैमेटोफाइट बनाते हैं। तो इसका मतलब डोमिनेंट फेज गैमेटोफाइट है। एग्जैक्टली। तो इनका इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है? कुछ मॉसेस जैसे स्फैग्नम से पीट मिलता है जो फ्यूल की तरह यूज होता है। इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के कारण इसे पैकिंग में भी यूज करते हैं। और इकोलॉजिकली? इकोलॉजिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिचन्स के साथ मिलकर रॉक्स पर उगने वाले पहले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। पायनियर स्पीशीज। हाँ, ये रॉक को तोड़कर सॉइल बनाते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन शुरू करते हैं। और ब्रायोफाइट्स के दो ग्रुप्स हैं, लिवरवर्ट्स और मॉसेस। इनमें क्या फर्क है? लिवरवर्ट्स जैसे मार्शेंटिया की बॉडी थैलॉइड होती है। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेमा से होता है। ये जेमा कप्स में बनते हैं। इनका स्पोरोफाइट सिंपल होता है। और मॉसेस? मॉसेस जैसे फ्यूनेरिया की लाइफ साइकिल में 2 स्टेजेस होते हैं। पहला है प्रोटोनेमा स्टेज जो स्पोर से बनता है, क्रीपिंग और फिलामेंटस। ओके। और दूसरा है लीफी स्टेज जो सेकेंडरी प्रोटोनीमा से बनता है। ये अपराइट होता है और इस पर लीव्स होते हैं। सेक्स ऑर्गन्स इसी स्टेज पर बनते हैं। और नीट एंगल ये है कि मॉसेस का स्पोरोफाइट लिवरवर्ट से ज्यादा इलैबोरेट यानी मोर डेवलप्ड होता है। एनसीईआरटी में एक लाइन है कि मॉसेस में इलैबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मॉस के कैप्सूल में स्पोर रिलीज करने का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है जिसे पेरिस्टोम टीथ कहते हैं। ये हवा में नमी के हिसाब से खुलते और बंद होते हैं जिससे स्पोर्स दूर तक फैलते हैं। ये लिवरवर्ट से काफी एडवांस्ड है। तो ब्रायोफाइट्स जमीन पर तो आ गए, लेकिन उन्हें अभी भी पानी चाहिए था। इवोल्यूशन का अगला स्टेप क्या था? कौन सा ग्रुप जमीन पर असली बादशाहत की शुरुआत कर पाया? वो थे प्टेरिडोफाइट्स, जिनमें हॉर्सटेल्स और फर्न्स आते हैं। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा एवोल्यूशनरी स्टेप है। क्या है वो? ये पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं जिनके पास वैस्कुलर टिश्यूज, जाइलम और फ्लोएम है। ओह, तो पानी और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का पहला सक्सेसफुल सिस्टम। बिल्कुल, इसीलिए इन्हें वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी कहते हैं। और इनकी मेन प्लांट बॉडी में भी एक बड़ा शिफ्ट है ना? हाँ, यहाँ पर एक बहुत बड़ा पलट बदल है। पिटेरिडोफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट 2n है, जबकि ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफाइट n। सही। और ये स्पोरोफाइट ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएटेड है। इनके लीव्स के बारे में कुछ खास? माइक्रोफिल्स। हाँ, लीव्स छोटी हो सकती हैं जिन्हें माइक्रोफिल्स कहते हैं जैसे सेलेजिनेला में, या बड़ी हो सकती हैं जिन्हें मैक्रोफिल्स कहते हैं जैसे फर्न्स में। और स्पोर्स? कुछ केसेस में स्पोरोफिल्स यानी ऐसी पत्तियां जिन पर स्पोरेंजिया हैं, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिन्हें स्ट्रोबिली या कोन्स कहते हैं, जैसे सेलेजिनेला
और इक्विसीटम में। इनकी लाइफ साइकिल में गेमेटोफाइट का क्या रोल है? क्या वो भी डिपेंडेंट है? नहीं, यहाँ गेमेटोफाइट छोटा होता है लेकिन इंडिपेंडेंट है। स्पोर्स जर्मिनेट होकर एक छोटा फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक गेमेटोफाइट बनाते हैं जिसे प्रोथैलिस कहते हैं। इस प्रोथैलिस की कोई खास जरूरत? हाँ, इसे ग्रो करने के लिए ठंडी, गीली और छायादार जगह चाहिए। इस वजह से और फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की जरूरत के कारण इनका स्प्रेड लिमिटेड रहता है। यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है, हेट्रोस्पोरी। इसे एवोल्यूशन का जायंट लीप क्यों माना जाता है? हेट्रोस्पोरी, अ जायंट लीप इन एवोल्यूशन। ज्यादातर पेरिडोफाइट्स होमोस्पोरस होते हैं, यानी वो एक ही तरह के स्पोर्स बनाते हैं। ओके। लेकिन कुछ जैसे कि सेलेजिनेला और साल्विनिया हेट्रोस्पोरस होते हैं। मतलब दो तरह के स्पोर्स। हाँ, माइक्रो यानी छोटे स्पोर्स और मैक्रो या मेगा यानी बड़े स्पोर्स। और इससे क्या फर्क पड़ता है? माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट बनता है और मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट। अब आता है इसका असली सिग्निफिकेंस और नीट अलर्ट। यहाँ फीमेल गैमेटोफाइट पेरेंट स्पोरोफाइट पर ही कुछ समय तक रहता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का डेवलपमेंट भी फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही शुरू हो जाता है। अच्छा। तो इसका मतलब यंग एम्ब्रियो को पेरेंट प्लांट पर ही प्रोटेक्शन और नरिशमेंट मिल रहा है। ये तो सीड जैसा लग रहा है। एग्जैक्टली। दिस इवेंट इज अ प्रीकर्सर टू द सीड हैबिट, यानी बीज बनने की आदत की शुरुआत यहां से हुई। इसने एम्ब्रियो को बेहतर प्रोटेक्शन दी। ये एवोल्यूशन का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। पिछली बार हमने इनके मुख्य पौधे स्पोरोफाइट की बात की थी, लेकिन इनके जीवन में एक और स्टेज आता है, गैमेटोफाइट। ये दिल के आकार का हरा पत्ती जैसा एक स्ट्रक्चर है जो मुख्य पौधे से बिल्कुल अलग, मतलब अकेले जीता है। लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं। शर्तें कैसे? इसे जिंदा रहने के लिए ठंडी, नमी वाली और छायादार जगह चाहिए। सीधी धूप और सूखा इसे बर्दाश्त नहीं। और क्योंकि ये हरा है तो मतलब फोटोसिंथेटिक होगा। बिल्कुल, अपना खाना खुद बनाता है, इसीलिए तो ये फ्री लिविंग है, अपने स्पोरोफाइट पेरेंट पर निर्भर नहीं। हाँ, अच्छा, तो ये इसकी आज़ादी भी है और एक तरह से मजबूरी भी। आज़ादी की खाना खुद बनाता है और मजबूरी की इसे खास माहौल चाहिए। एकदम सही। तो परीक्षा के लिहाज से यहाँ सबसे जरूरी बात क्या है? यहाँ से एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्चुअल सवाल बनता है जो नीट में बार बार आता है। टेरिडोफाइट जमीन पर उतने सफल क्यों नहीं हो पाए? वजह यही प्रोथैलिस है। पहली वजह तो इसकी खास जरूरतें हैं। ठंडी, नमी वाली जगह, ये हर जगह तो मिलती नहीं। और दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है वो है फर्टिलाइजेशन के लिए पानी पर निर्भरता। ओ, पानी? हाँ, मेल गैमीट्स को तैरकर फीमेल गैमीट तक जाने के लिए पानी की एक पतली परत चाहिए होती है। अगर पानी नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं। तो इसी वजह से इनका फैलाव नमी वाली जगहों तक ही सीमित रह गया। समझ गया। बिल्कुल। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है और फिर वापस मेन प्लांट बॉडी यानी स्पोरोफाइट उग जाता है। लेकिन मैंने स्पोर्स के बारे में पढ़ा है, होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस। लगता है इवोल्यूशन का अगला बड़ा कदम यहीं कहीं छिपा है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये इवोल्यूशन का एक टर्निंग पॉइंट है, कह सकते हैं। ज्यादातर पेरिडोफाइट्स होमोस्पोरस होते हैं। होमो मतलब एक जैसा। इकारी बदलाव आया, हेटेरोस्पोरी। हेटेरो मतलब अलग अलग। अलग अलग स्पोर्स मतलब साइज में? हाँ, मतलब ये दो तरह के स्पोर्स बनाने लगे। एक छोटा माइक्रोस्पोर जो आगे चलकर मेल गैमेटोफाइट बनेगा और एक बड़ा मेगास्पोर जो फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। और यहीं से नीट का सवाल बनता होगा। ये नीट का सबसे पसंदीदा सवाल है। वो आपको 4 पौधों के नाम देकर पूछेंगे, इनमें से हेटेरोस्पोरस कौन है। आपको 2 नाम तो मतलब रट लेने हैं, सिलाजिनेला और साल्विनिया। सिलाजिनेला और साल्विनिया? हाँ, ये दोनों हेटेरोस्पोरी के पोस्टर बॉय है। इस छोटे से बदलाव ने पौधों के भविष्य का पूरा रास्ता ही खोल दिया। और मुझे लगता है यहीं से सीड हैबिट की कहानी शुरू होती है। एनसीईआरटी से प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट कहती है। बिल्कुल, यानी बीज बनाने की आदत की शुरुआत। ये कैसे हुआ? ये एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। इसे बीज बनाने की पहली प्रैक्टिस या ट्रायल रन समझिए। हेटेरोस्पोरस पौधों में एक कमाल की चीज हुई। क्या? जो मेगास्पोर था वो जमीन पर गिरने के बजाय अपने पेरेंट स्पोरोफाइट मतलब मुख्य पौधे पर ही लगा रह गया। उसी पर रहते हुए वो फीमेल गमीटोफाइट में डेवलप हुआ। अच्छा, पौधे से अलग नहीं हुआ? नहीं, और अब जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट से जो नया एम्ब्रियो बना उसका शुरुआती विकास भी
उसी फीमेल गेमीटोफाइट के अंदर पेरेंट प्लांट पर ही हुआ। वाह, तो ये एक तरह से एम्ब्रियो को एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट देने का पहला प्रयास था। उसे सुरक्षा भी मिल रही है और पेरेंट प्लांट से बना बनाया पोषण भी। बिल्कुल, यही तो बीज का काम होता है। पूरी तरह से बीज नहीं बना, पर बीज बनाने की आदत की नींव यहीं रखी गई थी। तो नीट के लिए क्या याद रखना है? नीट के लिए याद रखिए, सीड हैबिट के लिए 2 शर्तें जरूरी हैं। पहली, हेट्रोस्पोरी का होना, यस। और दूसरी, फीमेल गेमिटोफाइट का पेरेंट स्पोरोफाइट पर कुछ समय के लिए बने रहना। ठीक है? ये एवोल्यूशन का वो कदम था जिसने पौधों को जमीन पर पूरी तरह से राज करने के लिए तैयार किया। आखिर में पिटेरिडोफाइट्स के 4 क्लासेस का जिक्र है। सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फीनोप्सिडा और पिटेरोप्सिडा। इन्हें याद रखना कितना जरूरी है? इनमें बहुत गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैच द कॉलम टाइप सवालों के लिए क्लास और उसके 1-2 मुख्य उदाहरण का मिलान करना जरूरी है। जैसे सिलोप्सिडा का पाइलोटम, लाइकोप्सिडा का सिलाजिनेला और लाइकोपोडियम, स्फीनोप्सिडा का इक्विसेटम जिसे हॉर्सटेल भी कहते हैं, और पिटेरोप्सिडा जिसमें हमारे जाने पहचाने फर्न आते हैं जैसे ड्रायोप्टेरिस और पिटेरिस। ठीक है, चलिए पिटेरिडोफाइट्स का ये सफर तो पूरा हुआ। अब आगे बढ़ते हैं अगले बड़े समूह पर, जिम्नोस्पर्म्स। नाम ही बड़ा दिलचस्प है, जिम्नोस यानी नेकेड, और स्पर्मा यानी सीड, नग्न बीज। नग्न बीज, एकदम सही। इनके बीज नग्न होते हैं, उन पर कोई फल का कवर नहीं होता, और इसकी सीधी सी वजह यह है कि इनके ओव्यूल्स जो बाद में बीज बनते हैं वो किसी ओवरी के अंदर बंद नहीं होते। अच्छा, तो कहाँ होते हैं? वो पत्ती जैसे स्ट्रक्चर जिन्हें मेगास्पोरोफिल्स कहते हैं, पर खुले में मौजूद होते हैं। चूंकि ओवरी है ही नहीं, तो फर्टिलाइजेशन के बाद फल बनने का सवाल ही नहीं उठता। और यही सबसे बड़ा अंतर है जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के बीच। ये सबसे फंडामेंटल अंतर है जिस पर अनगिनत बार सवाल पूछा गया है। एनसीईआरटी में दुनिया के सबसे ऊंचे पेड़ जायंट रेडवुड या सिकोया का जिक्र है, जो एक जिम्नोस्पर्म है। ये तो कमाल है। हाँ, और इनकी जड़ों में भी कुछ खासियतें बताई गई हैं। हाँ, सिम्बायोटिक एसोसिएशन वाली बात। बिल्कुल, यानी आपसी दोस्ती के बेहतरीन उदाहरण। जैसे पाइनस मतलब चीड़ की जड़ें, वो अकेले काम नहीं करती, वो फंगस के साथ एक जुगलबंदी बना लेती हैं जिसे माइकोराइजा कहते हैं। माइकोराइजा? हाँ, फंगस अपने धागों से जमीन में दूर दूर तक फैलकर पानी और मिनरल्स, खासकर फास्फोरस, सोखकर पौधे को देता है और बदले में पौधे से बना बनाया खाना लेता है। और दूसरा उदाहरण साइकस का है, जिसमें कोरोलॉइड रूट्स होती हैं। हाँ, साइकस की कुछ जड़ें जमीन के ऊपर निकल आती हैं और मूंगे यानी कॉरल्स जैसी दिखती हैं, इसीलिए इन्हें कोरोलॉइड रूट्स कहते हैं। अच्छा। इन जड़ों के अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया रहते हैं। ये बैक्टीरिया हवा की नाइट्रोजन को पकड़कर उसे अमोनिया जैसे यूजेबल फॉर्म में बदल देते हैं, जो पौधे के लिए एक तरह से मुफ्त की खाद का काम करता है। एक मिनट, तो इसका मतलब अगर साइकस और पाइनस एक ही जगह उग रहे हों, तो वो जमीन के रिसोर्सेज के लिए अलग-अलग तरीकों से काम कर रहे हैं। क्या बेहतरीन पॉइंट निकाला है आपने। एक जमीन से मिनरल खींचने के लिए फंगस की मदद ले रहा है, तो दूसरा हवा से नाइट्रोजन लेने के लिए बैक्टीरिया की। बिल्कुल यही बात है, ये उनकी अपनी अपनी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। और नीट के लिए ये दोनों एसोसिएशन सीधे सीधे सवाल हैं। माइकोराइजा किस में? पाइनस में। कोरोलॉइड रूट्स और N2 फिक्सेशन किस में? साइकस में। इनके तने और पत्तियां भी तो मुश्किल हालात झेलने के लिए बनी हैं, खासकर कॉनिफर्स की सुई जैसी पत्तियां। बिल्कुल, ये ज़ीरोफिटिक एडेप्टेशंस के क्लासिक उदाहरण है, यानी पानी की कमी, तेज ठंड या बर्फबारी झेलने के लिए हुए बदलाव। तो ये सुई जैसी क्यों होती हैं? कॉनिफर्स की सुई जैसी पत्तियां मतलब नीडल लाइक लीव्स उनका सरफेस एरिया कम कर देती हैं ताकि पानी का लॉस कम से कम हो। अच्छा। इन पर मोम की एक मोटी परत थिक क्यूटिकल होती है जो वाटरप्रूफिंग का काम करती है, और इनके स्टोमाटा यानी पत्तियों पर मौजूद छोटे छोटे छेद सतह पर होने के बजाय अंदर की ओर धंसे होते हैं। ये धंसे हुए क्यों होते हैं? ताकि जब हवा चले तो वो सीधे स्टोमाटा से नमी को उड़ाकर ना ले जाए। एक छोटी सी गुफा जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है जहां नमी बनी रहती है और ट्रांसपिरेशन बहुत कम हो जाता है। ये एडेप्टेशंस इतनी सफल थीं कि आज भी आप दुनिया के सबसे मुश्किल, ठंडे और ऊंचे इलाकों में जाएंगे तो आपको एंजियोस्पर्म्स नहीं बल्कि यही कॉनिफर्स मिलेंगे। ये इवोल्यूशन के असली सर्वाइवर्स हैं। अद्भुत। अब इनके रिप्रोडक्शन पर आते हैं।
जहां कोन्स या स्ट्रॉबेरी का जिक्र है। हाँ, जिम्नोस्पर्म्स भी हेट्रोस्पोरस होते हैं, ये बात तो तय है। इनमें स्पोर्स खास पत्तियों पर बनते हैं जिन्हें स्पोरोफिल्स कहते हैं। और जब ये गुच्छे में लग जाते हैं तो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनता है जिसे कोन कहते हैं। छोटे मेल कोन्स होते हैं जो ढेर सारे पॉलन ग्रेन्स बनाते हैं, और आमतौर पर बड़े फीमेल कोन्स होते हैं जिनमें ओव्यूल्स होते हैं। तो ये पॉलन ग्रेन क्या है? क्या ये टेरिडोफाइट्स के माइक्रोस्पोर जैसा है? उससे भी एक कदम आगे। नीट के लिहाज से ये बहुत जरूरी है कि पॉलन ग्रेन ही असल में हाईली रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट है। अच्छा, ये खुद गैमेटोफाइट है? हाँ, बस कुछ ही कोशिकाओं का बना होता है। वहीं फीमेल गैमेटोफाइट भी बहुत छोटा हो गया है और वो ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर से बनता है और अपनी पूरी जिंदगी उसी ओव्यूल के अंदर ही गुजार देता है। मतलब टेरिडोफाइट्स में जो गैमेटोफाइट आजाद था, लेकिन यहाँ वो पूरी तरह पेरेंट प्लांट पर निर्भर हो गया। ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट है। ये इवोल्यूशन का अगला बड़ा दांव था और ये सफल रहा। गैमेटोफाइट अब स्पोरोफाइट के ऊपर ही रहता है। तो उसे प्रोटेक्शन मिलता होगा? हाँ, उसे बाहर के मुश्किल माहौल जैसे सूखा या गर्मी का सामना नहीं करना पड़ता। उसे पेरेंट प्लांट से ही लगातार सुरक्षा और पोषण मिलता है। इससे रिप्रोडक्शन की सफलता की गारंटी कई गुना बढ़ जाती है। तो फिर फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? क्या यहाँ भी पानी चाहिए? नहीं, और यही जिम्नोस्पर्म्स की जमीन पर सबसे बड़ी जीत है। अच्छा, मेल कोन से पॉलन ग्रेन्स हवा के जरिए उड़कर, जिसे एनेमोफिली कहते हैं, फीमेल कोन के ओव्यूल तक पहुंचते हैं। हवा के जरिए? हाँ, ओव्यूल के मुंह पर एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिससे पॉलन ग्रेन चिपक जाता है। इसके बाद पॉलन ग्रेन से एक पतली ट्यूब निकलती है, पोलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब? हाँ, जो एक पाइपलाइन की तरह मेल गैमीट्स को सीधे एग तक पहुंचा देती है। तैरने के लिए पानी की कोई जरूरत नहीं। वाह, तो जमीन पर असली जीत तो यहीं से शुरू हुई। इन्होंने पानी पर निर्भरता को पूरी तरह खत्म कर दिया। नहीं पहुंच सकते थे। और फिर फर्टिलाइजेशन के बाद? फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है और पूरा ओव्यूल एक बीज में बदल जाता है, एक नग्न बीज जिसके ऊपर कोई फल नहीं होता। बहुत बढ़िया। और अंत में एनसीईआरटी हमें एंजियोस्पर्म से मिलवाती है, जिन्हें फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। हाँ, ये आज के दौर के बादशाह हैं। एंजियो का मतलब है कवर्ड या इनक्लोज्ड। कवर्ड। इनमें दो सबसे बड़े इनोवेशंस हुए। पहला, पॉलन ग्रेन्स और ओव्यूल्स एक बहुत ही खास और आकर्षक स्ट्रक्चर में बनते हैं जिसे हम फूल यानी फ्लावर कहते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा अंतर ये है कि इनके ओव्यूल्स एक ओवरी के अंदर सुरक्षित रहते हैं। तो जिम्नोस्पर्म्स ने बीज बनाया और एंजियोस्पर्म्स ने उस बीज को एक लंच बॉक्स यानी फल के साथ पैक कर दिया। क्या खूब कहा है, बिल्कुल यही हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी फल यानी फ्रूट बन जाती है और ओव्यूल्स बीज यानी सीड बन जाते हैं। इसीलिए इनके बीज हमेशा फल के अंदर बंद रहते हैं। हाँ, और फल न सिर्फ बीज को बचाता है बल्कि उसके डिस्पर्सल यानी फैलने में भी मदद करता है। कोई जानवर फल खाता है और बीज कहीं दूर जाकर गिरा देता है। इसी वजह से ये धरती के कोने कोने में फैल गए। इनकी डाइवर्सिटी भी तो हैरान करने वाली है। सबसे छोटे पौधे वोल्फिया से लेकर 100 मीटर से भी ऊंचे यूकैलिप्टस तक। बिल्कुल, और इन्हें बीज में मौजूद कॉटिलिडन्स यानी बीजपत्र की संख्या के आधार पर 2 क्लासेस में बांटा गया है। डाइकोटिलिडन्स और मोनोकोटिलिडन्स। हाँ, डाइकोटिलिडन्स जिनके बीज में 2 कॉटिलिडन्स होते हैं जैसे चना या आम, और मोनोकोटिलिडन्स जिनके बीज में 1 कॉटिलिडन होता है जैसे मक्का या गेहूं। इनके बारे में हम आगे और विस्तार से जानेंगे।